हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे सीडीपी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके जो सीसीई का टॉपिक है उसके बारे में। ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो आपका इसको पढ़ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने के 99% चांस हैं और ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। ठीक है ना। तो इसको लास्ट तक पढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा इस क्लास को, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। और इसमें से आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसको पढ़ना आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सीसीई का पूरा नाम क्या है। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको हमारे सीडीपी के और इसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये नोट्स आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगे। दिवाली तक का ऑफर आपको 99 रुपीज में अवेलेबल हो रहे हैं, बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको ईवीएस पीआरटी ईवीएस के नोट्स चाहिए एस्टेट पीआरटी के, तो वो आपको 51 रुपीज में मिलेंगे। इसी नंबर पर अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीसीई के बारे में। सबसे पहले तो हम सीसीई पढ़ रहे हैं तो हमें इसके मीनिंग के बारे में, इसके फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो सीसीई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसका मतलब है सतत व्यापक मूल्यांकन। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो आपका पहला नंबर तो यहीं से बन जाता है। सीसीई का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन। अब ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल के साथ में समझाने वाली हूं, लेकिन इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जो सीसीई है इसका सबसे पहली बार जो सुझाव है वो किसमें दिया गया था, हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है या एनईपी कहेंगे हम इसे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में इसका जो सुझाव है वो सबसे पहली बार दिया गया। तो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले सीसीई का सुझाव दिया गया। एंड देन एनसीएफ 2005 ने भी स्कॉलिस्टिक जो का सुझाव है वो हमारे सीसीई के लिए दिया था। यानी कि इसका मतलब ये था कि आप बच्चे को पढ़ाएं और पढ़ाने के साथ साथ उसे फन से पढ़ाएं, एक्टिविटी से पढ़ाएं, प्ले से पढ़ाएं, इन सब चीजों पर ध्यान दिया। यानी कि ये सारी चीजें भी इसमें ऐड होनी चाहिए। स्टडी के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज होती हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया है एनईपी वाला। एनईपी में 1986 में इसका सुझाव था। दूसरी बार एनसीएफ 2005 ने इसकी बात कही। और इसके बाद जो आपकी आरटीई है, राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 29(1) में सीसीई को लागू करने की क्या कही गई, बात कही गई। ठीक है। तो 2009 में जो आपका आरटीई लागू हुआ था तो उसमें भी क्या कहा गया कि आपके यहाँ पर सीसीई होना चाहिए। सीबीएसई के द्वारा सबसे पहली बार 2009 में सीसीई को लागू किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहली बार इसे लागू कब किया गया, तो ये आपके 2009 में 9th क्लास के लिए सीसीई को लागू कर दिया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया, सीबीएसई के द्वारा किया गया। जो आपके अदर जो ऐसे आपके सेंटर बोर्ड होता है उसमें इसको ऐड किया गया। पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में जो सीसीई है इसको लागू कब किया गया है, 1 अप्रैल 2010 को इसको पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है। तो आपको याद रखना है। वैसे तो इसका जिक्र जो है वो 3 जगह पर किया गया था। सबसे पहली बार आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, इसके बाद आपके एनसीएफ 2005 में स्कॉलिस्टिक एजुकेशन की बात की गई। इसके बाद सीबीएसई ने 2009 में इसको ऐड कर दिया। आरटी 2009 में भी इसकी बात कही गई। इसके बाद पूरे देश में सीसी को लागू किया गया और ये 1 अप्रैल 2010 को आपके पूरे देश में सीसी जो है वो लागू हो गई। ठीक है। इसका ये हो गया इसका इतिहास। अब हम जानते हैं सीसी के मीनिंग के बारे में। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, एज लर्निंग क्या है, फॉर लर्निंग क्या है, इन लर्निंग क्या है, ये सारे पॉइंट आपके जानने इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एचटेट में प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और अब तो ये आपके सिलेबस में कंप्लीट डिफाइन करके दिए गए हैं कि आपको सीसी में इसके बारे में जानना है। वैल्यूएशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, इन लर्निंग क्या है और एज लर्निंग क्या है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इनको हमारा डिटेल में जानना जरूरी होता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो
यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूस क्या होता है। कॉन्टिन्यूस जो है, जैसे कॉन्टिन्यूस में क्या क्या आता है, इसमें लर्निंग है और फॉर्मेटिव एंड जो समेटिव असेसमेंट है वो किस में शामिल किया गया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में शामिल है। यहाँ पर लर्निंग जो है, लर्निंग की बात करेंगे, इसके साथ साथ हम फॉर्मेटिव एंड देन इसके साथ साथ हम समेटिव की बात करने वाले हैं। आपको पता है लर्निंग जो है वो आपके पूरे साल चलती है, पूरा साल आप कुछ ना कुछ क्लास में सीखते ही सीखते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा प्रोसेस होगा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस में जाएगा आपका जो लर्निंग है वो किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूस में जाने वाला है। इसके बाद अगर हम फॉर्मेटिव की बात कर लेते हैं तो फॉर्मेटिव में असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, और समेटिव की बात करते हैं तो समेटिव में असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये पहले पूछे भी गए हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो किस में जाएगा, फॉर्मेटिव का हिस्सा होता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव का हिस्सा होता है। अब हम जानते हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या है, एंड जो समेटिव असेसमेंट है वो क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, बच्चा जो है वो लर्निंग का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा सीख रहा है। इसमें जो जब बच्चा मतलब एक तरीके से यहाँ पर उसकी जैसे कोई एरर्स होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। यहाँ बच्चे की लर्निंग का निर्माण हो रहा है, यहाँ बच्चे की लर्निंग के जो गैप्स हैं उनका क्या होता है, निदान होता है। जैसे मान लो टीचर ने कोई टेस्ट लिया क्लासरूम में, एंड देन उसकी कुछ एरर्स मिली, एंड देन उन एरर को क्या किया, उन्होंने फाइंड आउट किया और उसको क्या किया है, डायग्नोस किया है, उसका निदान करता है यहाँ पर टीचर। तो ये यहाँ पर जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें क्या होता है, लर्निंग का निर्माण होता है, यहाँ पर लर्निंग गैप्स को ठीक किया जा सकता है। तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और ये किसका हिस्सा है, आपके फॉर्मेटिव एफए जो होते हैं, जैसे स्कूल्स में होता होगा, आपने देखा होगा, जैसे एफए होते हैं, एसए होते हैं, टेस्ट होते हैं बच्चों के, तो यहाँ पर ये एफए का हिस्सा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो बच्चों के थ्रू आउट मतलब जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जैसे स्टडी करते टाइम पर बीच बीच में कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं समेटिव असेसमेंट की, समेटिव असेसमेंट में हम क्या देखते हैं, ऑल ओवर रिजल्ट देखते हैं बच्चे का, ये एंड ऑफ द सेशन होते हैं, और ये साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो क्या होगा, साल के अंत में होगा, और फॉर लर्निंग जो है वो साल के जैसे बीच बीच में टाइम पीरियड में होता है। यहाँ पर बच्चे की जो एरर्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की जाए, यहां पर इनकी एरर को ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक टाइप का लास्ट का प्रोसेस होता है, एंड ऑफ द प्रोसेस होता है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपके जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आप अपने मार्क्स को ठीक नहीं कर सकते हैं, वहां आपकी एरर्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या होता है, एंड ऑफ द सेशन होता है, और वो किस में आएगा, आपके ये यहां पर आएगा आपके समेटिव असेसमेंट में, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके बाद अगर जैसे इसकी बात करते हैं तो यहां पर मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो अब आप एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बीच में जैसे टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में क्या कर सकते हैं, आप अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं कि आपकी गलती कहां पर थी, और उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे एस्टेट का, वहां पर आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर पाएंगे, वो आपका एंड ऑफ द सेशन माना जाएगा। ये बस बेसिक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया है। तो ये डिफरेंस होता है फॉर्मेटिव में और समेटिव में। यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये गैप्स को ठीक करने के लिए, यानी कि जो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस में होगा ये, और ये होगा एंड ऑफ द लर्निंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है टूल्स और टेक्निक का यूज कर सकते हैं हम, और उसके थ्रू उसकी रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, यानी कि रेमेडियल होता है उपचार कर सकते हैं उसकी समस्याओं का। यहाँ पर पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे को क्या बात समझ में नहीं आ रही है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें उसने गलतियां की हैं, एंड देन हम कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे, कुछ टूल्स का यूज करेंगे, और उसकी मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, उसकी रेमेडियल टीचिंग हो जाएगी। यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट होता है, यहाँ प्रोग्रेस देखी जाती है, ऑल ओवर रिजल्ट होता है, ये लास्ट का रिजल्ट होता है, इसे क्या कह देते हैं, ऑफ लर्निंग कह देते हैं। यहाँ पर जो ये एफए की बात कर लेते हैं, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है
जैसे ये पूरे ईयर में 4 बार होते हैं, 4 FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है आपके साल में 4 बार कंडक्ट होता है। 2 बार यहाँ पर कंडक्ट होगा और 1 बार SA1 होगा। इसके बाद यहाँ पे FA3, FA4 एंड SA2 होता है और ये 50 मार्क्स का होता है, ये भी 50 मार्क्स का होता है। टोटल कितने का हो गया? 100 मार्क्स का। एंड देन ये लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो किसका होगा? ऑफ लर्निंग का होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। CCE में 40% वेटेज जो है वो किसका रहता है? FA का रहता है, क्योंकि जो FA है वो 10 मार्क्स के होते हैं और साल में 4 बार कंडक्ट कराया जाता है। वैसे ही जो आपका SA है ये 30 मार्क्स का रहता है और ये साल में 2 बार रहता है और ये 60 मार्क्स कवर करता है। तो ये यहाँ पर SA का जो वेटेज है वो आपके CCE में ज्यादा है बजाय कि FA के। FA जो है वो 10 मार्क्स का होता है, SA जो है वो आपके 30 मार्क्स का 2 टाइम होता है। तो ये आपका 60% जो कवर करेगा, यहाँ पर ये आपका 40% वेटेज लेकर चलता है। यहाँ बच्चों को क्या कहा गया? जो CCE था, CCE का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो बच्चे हैं उन पर मार्क्स का प्रेशर ना हो और वो वहां पर बच्चों को क्या दी जाए? मार्क्स को छोड़कर ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया जाए। तो मार्क्स को छोड़कर क्या लाया गया? CCE के थ्रू ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया था। सभी रिटन टेस्ट जो है वो कैसे होते हैं? समिटिव में होते हैं। तो जितने भी रिटन टेस्ट है वो कैसे होंगे? समिटिव में होंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, जितने भी रिटन टेस्ट है वो किस में जाएंगे? समिटिव में जाएंगे। फॉर्मेटिव में क्या क्या आता है? हमारी गुण आते हैं, क्वालिटी आती है, इन सबको शो करता है। यानी कि अगर मार्क्स देखने हैं तो हम किसका यूज करते हैं? समिटिव का। यानी कि हमने ऑल ओवर कितना डेवलपमेंट किया है, कितनी हमारी क्वालिटीज में, बिहेवियर में चेंज आया, ये सब फॉर्मेटिव का हिस्सा होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसके साथ साथ जो समिटिव असेसमेंट है ये आपके ऑल ओवर मतलब पूरा साल चलता रहता है, कंप्लीट ईयर चलता रहता है। तभी ये कैसा प्रोसेस होता है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है CA, FA एंड SA कैसा प्रोसेस है? ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या आता है? लर्निंग आता है, FA आता है और SA आता है। तो लर्निंग भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, FA भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपका SA भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां तक के पॉइंट समझ में आ गए आपको जो मैंने समझाए हैं। इसके बाद एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगी ताकि आपका इसमें कोई डाउट ना रहे। अब हम पढ़ लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक के बारे में। ये क्लास ज्यादा लेंथी नहीं रहेगी क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, लेकिन इसको समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें ना सारे पॉइंट जो है वो इसमें इस टाइप के हैं कि हमें इनमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसको अच्छे से जानना जरूरी है। यहां पर पहले अभी मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में। कॉम्प्रिहेंसिव में आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है। इसमें ओनली आपके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे बल्कि इसमें आपकी सारी एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। आपने देखा होगा आजकल स्कूलों में ज्यादा एक्टिविटी पर भी फोकस किया जाता है। हमारे टाइम पर तो कोई एक्टिविटी होती ही नहीं थी। जब हम पढ़ते थे स्कूलों में वहां पर तो सिर्फ हमें एकदम पढ़ाया ही पढ़ाया जाता था, सिर्फ पढ़ाई और मार्क्स पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज आप स्कूल्स में देखते हैं कि बच्चों की जो एक्टिविटी है उसने कितना पार्टिसिपेट किया, कौन सी पोएम में उसने क्या बोला, ये सारी चीजें उसकी देखी जाती है। कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया, कहां पर कौन सी पोजीशन आई। तो ये सारा का सारा क्या है? ऑल ओवर डेवलपमेंट का हिस्सा है जो किसमें शामिल होता है? आपके कॉम्प्रिहेंसिव का हिस्सा है, व्यापकता का हिस्सा है। तो यहाँ पर स्कोलिटिक एरिया है और कोस्कोलिटिक एरिया है। स्कोलिटिक एरिया की अगर हम बात करते हैं तो स्कोलिटिक एरिया में क्या आता? आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है जो आपके सीखने से रिलेटेड है। जो आपके FA और SA होते हैं वो किस में आ जाएंगे? आपके स्कोलिटिक एरिया में आएंगे। जैसे आपने यहाँ पर मैथ कितना सीखा, हिंदी कितनी सीखी है और यहाँ पर इनके टेस्ट होते हैं, तो ये सब किस में है? यहाँ पर जो संज्ञानात्मक है उसका हिस्सा है, यानी कि FA एंड ठीक है। तो ये किस में रहते हैं? आपके FA में और इसके साथ साथ SA में रहते हैं। तो यहाँ पर मैथ हिंदी लर्निंग का टेस्ट होगा तो ये किससे होगा? FA एंड SA से होगा और ये किस में जाएगा? आपके स्कोलिटिक एरिया में जाएगा। जो आप लर्निंग से रिलेटेड जितनी बातें होंगी, जैसे जो स्कूल की, मैथ्स की, ये FA SA की बात करेगा, ये सब स्कोलिटिक एरिया का हिस्सा है। अब यहाँ कोस्कोलिटिक एरिया की बात कर लेते हैं। तो ये भावनात्मक और ज्ञानात्मक क्षेत्र में होता है, अफेक्टिव होता है और साइकोमोटर होता है। यहाँ पर आप लाइफ स्किल सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं, वर्क, एटीट्यूड, स्पोर्ट्स, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, ये स्कोलिस्टिक एरिया होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रख लेने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है।
ठीक है ना। ये आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना कि ये तो हमारा ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ये ऐसा टॉपिक होता है, ये अच्छे से याद नहीं होता बच्चों को, और एग्जाम में इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो इस टॉपिक को ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर ये लास्ट पेज है, इसमें मैंने वापस से इसको रिवाइज करने के लिए लिखा था, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया असेसमेंट फॉर लर्निंग किसका हिस्सा, आपके एफए का हिस्सा है, और ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, यानी कि जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, आपके बीच बीच में जो टेस्ट लिए जाते हैं उनमें आपका आकलन किया जाता है, ये देखा जाता है कि आपको कहीं पर कोई एरर नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको फाइंड आउट किया जाता है। एंड देन क्या किया जाएगा, आपका इसमें रेमेडियल दिया जाएगा, एक टीचिंग, एक निदान किया जाएगा। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, आपकी जो कमियां हैं, जो एरर्स हैं, उन्हें यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ये टीचर के द्वारा किया जाता है, एफए का हिस्सा होता है, और एक फीडबैक देने के लिए यूज किया जाता है। तो पढ़ाई के बीच में आकलन के लिए किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे। असेसमेंट के लिए मतलब आकलन, सीखने के लिए आकलन हमेशा हिंदी में कहते हैं, सीखने के लिए आकलन। तो के लिए वाला जो है, ये वर्ड ना, ये जो फॉर है, ऑफ है, एज है, इनमें कंफ्यूजन रहती है एग्जाम में, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये इनकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। तो फॉर लर्निंग वाला जो है वो कब होगा, ड्यूरिंग द, जब हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होगा। और ये किसके लिए होगा, पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे जो आकलन है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी यहाँ पर एरर है पढ़ने में, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसका निदान किया जाए, वो सब किसका हिस्सा है, फॉर में आएगा। और ये हिस्सा किसका होता है, एफए का हिस्सा होता है। अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये आपके एसए का हिस्सा होता है, यानी कि आपका जो समेटिव असेसमेंट था, जो एंड ऑफ द ईयर किया जाता है या एंड ऑफ द सेशन किया जाता है, जिसमें आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है, ऑल ओवर आपका जितना भी नंबर आए, मार्क्स आए, वो सब देखा जाएगा, ऑल ओवर अचीवमेंट आपकी इसमें देखी जाती है। तो वो किसका हिस्सा है, ऑफ का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये एसए में आएगा, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम इसे कहते हैं। इसके बाद है असेसमेंट एज लर्निंग, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये है आपका, ये मतलब पीयर ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। जैसे इसका जो यूज है ना, वो आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कहा गया है, उसमें कहा गया है कि बच्चा जो है खुद से क्या करेगा, खुद का आकलन करेगा, अपने पीयर ग्रुप्स को कहेगा अपना आकलन करने के लिए। आपने देखा होगा कि बच्चे जो ग्रुप में बैठते हैं, आपस में पढ़ते हैं और कहते हैं कि तू बता मेरी क्या गलती है, ठीक है, तू मेरी कॉपी चेक कर, मैं तेरी कॉपी चेक करता हूं। ये क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग है। हम कई बार क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों को हमने कोई काम दिया, उनको क्या कहेंगे, आप अपनी मिस्टेक देखो कि आपने कहां पर मिस्टेक की है। तो ये क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है, जहां पर बच्चा खुद की मिस्टेक को खुद से आकलन करता है, खुद से देखता है कि उसने कहां पर मिस्टेक की है, एंड देन इसको इसके साथ साथ पीयर ग्रुप के साथ भी जोड़ सकते हैं, ये अपने पीयर ग्रुप से भी अपना आकलन करा सकता है। तो एज लर्निंग उसके खुद से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए न्यू है, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। इन लर्निंग, ये लर्निंग के बीच में ही आकलन हो जाए, पता नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पर ऐसा खुद को नहीं पता लगता कि उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो क्या है, बट फिर भी उसका अपने आप यहाँ पर आकलन हो जाता है, वो क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग होता है। तो अभी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, क्लास छोड़कर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको पॉइंट बताए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, तो 4 वाला किसका हिस्सा है, अपने आप देखो। अभी मैंने आपको बताया था एफए का हिस्सा या एसए का हिस्सा है, तो ये किसका पार्ट है, एफए का पार्ट है। ऑफ मैंने आपको बताया एसए का हिस्सा है। एज किस में दिया गया है, एनईपी में इसका जिक्र है। इन जो है ये ड्यूरिंग द लर्निंग हो जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। 4 में हम क्या करते हैं, इसको बीच में हम क्या कर सकते हैं, इसका आकलन करते हैं और ठीक कर सकते हैं। ऐसे जो है ऑफ वाला जो है, इसका हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द सेशन करते हैं। एज जो है एनईपी में नाम है और इसका यूज हम करेंगे खुद के लिए, यानी कि खुद से आकलन। तो ये चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। इनमें से मैं कहती हूँ आपके 99% चांस है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक नहीं बल्कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सीसीई का जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये मान लो आगे आप कोई टीचिंग एग्जाम देंगे, उनमें भी ये टॉपिक आता है। आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, ईवीएस की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी की पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, किसी की भी पेडागोजी पढ़ रहे हैं आप, उन सभी में ये टॉपिक इंक्लूड होता है।
तो सीसीई का टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सभी में इंक्लूड होता है, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से करना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को शेयर कर देना, ठीक है ना, और चैनल के साथ बने रहना। लास्ट तक आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पर बेस, जो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो आपको कैसे लास्ट टाइम पर अपनी प्रिपरेशन करनी है, सारा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।